नमस्कार साथियों, पीसी गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज मुगल सल्तनत के पतन के पश्चात या पतन के दौर में जब क्षेत्रीय राजवंशों का उदय होता है तो हमने मैसूर, मराठा, निजाम, सिख ऐसे राज्यों को पढ़ा। इसी क्रम में हम आज बंगाल राज्य को पढ़ेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि बंगाल का उदय कैसे हुआ और फिर पतन कैसे हुआ। बंगाल के क्षेत्र में ब्रिटिश कंपनी ने किस तरह से नियंत्रण स्थापित किया तथा पूरे भारत पे शासन संचालन किया। आप लोग कृपया, एक निवेदन है कि चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें और शेयर करें मित्रों को, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि रोज़ के वीडियो आपको मिलते रहें। हमारे द्वारा रोज़ एक एक टॉपिक पे वीडियो बनाए जा रहे हैं। हमारा प्रयास यही है अभी, और अधिक से अधिक विषयों पर और अधिक वीडियो बनाने के लिए आप लोग जितना उत्साहवर्धन करेंगे उतना अच्छा हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और अभी तो इतिहास खंड पे आधुनिक भारत चल रहा है, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि हम जल्द ही आपको संविधान और विज्ञान दो विषय पे और वीडियो उपलब्ध कराएं। और आपका प्यार सहयोग जिस तरह से बढ़ता रहेगा वैसे ही हम अन्य अपने गुरुजनों को जोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि उनके द्वारा भी वीडियो उपलब्ध कराए जाएं, ताकि 3-4 लोगों की टीम द्वारा आपको संपूर्ण मार्गदर्शन प्री और मुख्य परीक्षा का दिया जा सके। आप लोग जितना अधिक मात्रा में हमारे चैनल से जुड़ेंगे उतनी जल्दी ही अन्य हमारे गुरुजन इस चैनल से जुड़ने के लिए तत्पर हैं। अभी थोड़ा सा आप लोगों को हंसी या मजाक ही लगेगा कि भाई हमारे सब्सक्राइबर कम है, व्यूअर कम है और कौन देखेगा कि नहीं। तो जितना आप लोग करेंगे उतना हम और मेहनत करेंगे। तो आप लोग हमारा साथ बनाए रखें। आपको बहुत अच्छी जानकारी और आगे उपलब्ध कराई जाएगी। अभी तो हमारी शुरुआत है। आप देखेंगे कि आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सारी जानकारी आपको प्री हो चाहे मुख्य परीक्षा पीसीएस हो या अन्य राज्यों की मुख्य परीक्षा, सब कुछ निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आपको उत्तर लेखन शैली विकसित कराई जाएगी। उत्तर कैसे लिखा जाता है उसके तमाम क्वेश्चनों के फॉर्मेट उत्तर लिख के समझाए जाएंगे। और निबंध किसी भी राज्य या हो चाहे यूपीएससी का निबंध, हर निबंध पे विस्तृत चर्चा करके निबंध लेखन शैली विकसित की जाएगी। मुख्य परीक्षा की जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपको सब कुछ निःशुल्क दिया जाएगा। आपको मुख्य परीक्षा की वीडियो भी नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा समय प्रबंधन और संसाधन, आप लोगों को बता दूं कि प्रबंधन, समय प्रबंधन और प्लस संसाधन, आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। दोनों की उपलब्धता जैसे ही मेरे पास अच्छे से हो जाएगी, रेगुलर आपको प्री की अलग क्लास, मेंस की अलग क्लास उपलब्ध होगी। तो आप बस अब ही हमारे साथ इतना ही सहयोग करें, हमारे चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करके शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। आप शुरू में देख के 1-2 मिनट देख के छोड़ देते हैं, पीछे सारी जानकारी तो छोड़ देते हैं। इसलिए चलिए कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं बंगाल राज्य का उदय और पतन। बंगाल में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां था। औरंगजेब के समय मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान और नायक गवर्नर बनाया जाता है। किसके समय? औरंगजेब के ही समय मुर्शीद कुली खां को बंगाल का नायब और दीवान बनाया जाता है या गवर्नर बनाया जाता है। 1719 में उसे उड़ीसा का भी कहा। ये कहने की मतलब है कि आज का बंगाल नहीं है आपका, आज का बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों मिला के उस समय था प्रांत। तो पहले इसको यहाँ का गवर्नर बनाया जाता है, फिर उड़ीसा का क्षेत्र दे दिया जाता है, यहाँ का भी क्षेत्र तुम्हारे अधीन है। 1727 में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो जाती तो उसका दामाद था शुजाउद्दीन, उत्तराधिकारी बनता है। मुर्शीद कुली खां के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन उसका उत्तराधिकारी बनता है। 1737 में मोहम्मद शाह ने बिहार का कार्यभार भी इसको सौंप दिया। अब देखिए, पहले बंगाल था, फिर बिहार और उड़ीसा, फिर बिहार।
तो हम बाद में जब पढ़ते हैं ना कि ब्रिटिश काल में कि पहले उड़ीसा अलग हुआ, जब हम बिहार का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं बंगाल से कब स्वतंत्र हुआ बिहार, तो हम पहले पढ़ते हैं ना कि पहले उड़ीसा अलग हुआ फिर बिहार अलग हुआ बंगाल से। तो बंगाल में जोड़ा कब गया, तो पहले औरंगजेब ने उड़ीसा को जोड़ा था और मोहम्मद शाह ने बिहार को बंगाल के अधीन कर दिया। तो मोहम्मद शाह का एक नाम बताए थे आपको उत्तरवर्ती मुगल काल में, आप कमेंट करके बताइएगा। मोहम्मद शाह मुगल बादशाह, मोहम्मद शाह उत्तरवर्ती मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह, इसका एक उपनाम था और बहुत चर्चित नाम है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बंगाल के नवाब को बिहार भी सौंप दिए 1733 में। 1727 में मुर्शीद की मृत्यु होती है। 1719 में उड़ीसा को बंगाल का अधीन किया जाता है। 1739 में शुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात सरफराज खां गवर्नर बनता है। 1740 में ही एक सूबेदार था, सेनापति या जमींदार जो भी समझिए, सामंत अलीवर्दी खां, इसने विद्रोह किया और घेरिया के युद्ध में, याद रखिएगा युद्ध बहुत डीपली पूछेगा, तो घेरिया के युद्ध में किसने किसको पराजित किया, तो सरफराज को अलीवर्दी खां ने पराजित कर दिया और बंगाल बिहार उड़ीसा का गवर्नर बन बैठा। इसने सरफराज जो वास्तविक गवर्नर था बंगाल का, उसको पराजित करके घेरिया के युद्ध में बंगाल का गवर्नर बन गया। और मुगल, चूँकि इस समय मुगल बादशाह जो था वही इसका नियंत्रण करता था, एक तरह से पद या प्रतिष्ठा सम्मानित करता रहता था, हाँ तुम यहाँ के गवर्नर हो, नाम मात्र का ही था लेकिन यह पदवी देते थे। तो इसने क्या किया कि अलीवर्दी खान ने मुगल बादशाह नाराज़ न हो तो 2 करोड़ नजराना भेज दिया। तो मुगल बादशाह खुश, सरफराज रहे चाहे अलीवर्दी खान रहे, हमको तो पैसा मिलना चाहिए। तो नजराना बेटा इससे भेजा, इससे मुगल बादशाह ने कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया। अलीवर्दी खां इस तरह बंगाल का नवाब बन बैठा। अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री आपको पता है कब स्थापित की थी? 1651 में हुगली में अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में पहली फैक्ट्री 1651 ईस्वी में हुगली में स्थापित की थी, जिसकी अनुमति शाहजहां के पुत्र शाह शुजा से प्राप्त की थी। इस फैक्ट्री की स्थापना के लिए अंग्रेज़ों ने शाह शुजा से अनुमति प्राप्त की थी। अंग्रेज़ों ने 3000 वार्षिक के बदले बंगाल बिहार उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति प्राप्त की थी। शीघ्र ही पटना कासिम बाजार में भी उन्होंने फैक्ट्रियाँ स्थापित की। 1698 ईस्वी में सूबेदार अजीमुस शान ने सुल्तानाती, कालीघाट और गोविंदपुर अंग्रेज़ों को दे दिए। यही तीनों मिला के अंग्रेज़ों ने कोलकाता शहर की स्थापना की है, याद रखिएगा। सुल्तानाती, कालीघाट, गोविंदपुर को मिला के कलकत्ता की स्थापना की थी। 1717 में फारूक सिया ने अंग्रेज़ों को व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया था। यही अधिकार पत्र 1717 में था, दस्तक या अधिकार पत्र, इसे वो कहा जाता है चार्टर पत्र या अधिकार पत्र। फारूक सिया ने दिया था, 1717 में दिया था, ब्रिटिश कंपनी को दिया था, अंग्रेज़ों को। इसी का ये दुरुपयोग बाद में करने लगे, जिसका विरोध किसने किया था? आगे चल के आपको मीर कासिम जब होता है तो इस दस्तक का दुरुपयोग रोकने के लिए उसने क्या कि बंगाल के सारे व्यापारियों को कहा सब फ्री में व्यापार करो, किसी से कोई कर नहीं लिया जाएगा। इसलिए अंग्रेज़ बड़े नाराज़ हुए क्योंकि इसका दुरुपयोग करके ये पैसा बहुत कमा रहे थे। अंग्रेज़ों के संबंध में अलीवर्दी खां का एक कथन है, कई बार पूछा गया है, मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी आपका बंगाल संघर्ष पूछे अंग्रेज़ों से तो ऐसे कथन जोड़ के लिखेंगे तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा। अब कथन है इसका, यदि अंग्रेज़ों को न छेड़ा जाए तो ये हमें मधुमक्खी जैसे शहद देती है उसे हमको शहद देंगी, परंतु अगर छेड़ा जाएगा तो ये काट काट के हमको मार डालेंगे। मतलब कहने के है कि अगर इनके मामले में हस्तक्षेप न किया जाए तो ये बहुत सही है, लेकिन जैसे इनके मामले में हस्तक्षेप करेंगे ये हमें काट काट के मार डालेंगे। अलीवर्दी की मृत्यु के पश्चात सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। अंग्रेज़ों ने कोलकाता में फोर्ट विलियम की किलाबंदी की, फोर्ट विलियम की स्थापना की थी। फोर्ट विलियम की किलाबंदी करने लगे। सिराजुद्दौला को ये बात खलती है, यहाँ पे अपनी नियंत्रण शक्ति बढ़ा रहे हैं। अंग्रेज़ों ने घसीटी बेगम, ये सिराजुद्दौला की मौसी थी,
को प्रत्यक्ष रूप से समर्थन देकर अपनी तरफ मिला लिया। फोर्ट विलियम पर बढ़ती सैन्य अंग्रेजी गतिविधियों के कारण सिराजुद्दौला ने आक्रमण किया। अंग्रेजों ने 15 जून 1756 को समर्पण कर दिया। पहले बार क्या था, सत्ता मजबूत नहीं हुई थी तो समर्पण कर दिए। इसी समय एक कांड होता है, कई बार पूछा गया है, ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना। ऐसा माना जाता है कि एक छोटा सा कमरा था। 20 जून 1756 को एक घटना घटित होती है। 146 लोगों को सिराजुद्दौला ने, 146 सभी अंग्रेज थे, अंग्रेजों को इस कमरे में बंद कर दिया। हालवेल जो था इसी में वो भी बंद था, लेकिन वह बच गया। ये जो 23 लोग बचे थे वही इसमें से बचे थे। उसका कहना था कि इस काल कोठरी की घटना में 146 लोगों में से मात्र 23 लोग बचे, जिसमें से एक हालवेल भी था। इस घटना का एक ही सबूत इसने अपनी किताब में किया है, बाकी इसका कोई सबूत कहीं नहीं मिलता कि इस तरह की घटना बंगाल में सिराजुद्दौला द्वारा की गई। क्योंकि हो सकता है कि यह ब्रिटिश सत्ता का पोषक रहा हो, तो इसने सिराजुद्दौला को बदनाम करने के लिए न्यूज़ छाप दी हो, क्योंकि और कोई भी तत्कालिक इतिहासकार या कोई भी राइटर ये चीज़ की पुष्टि नहीं करते कि यह घटना हुई थी वास्तव में। और इस घटना के लिए अंग्रेजों ने किसे जिम्मेदार ठहराया? सिराजुद्दौला को। इस घटना के लिए अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को जिम्मेदार ठहराया। फरवरी 1757 में नवाब ने क्लाइव के साथ अलीनगर की संधि करते हैं। एक संधि है जिसे अलीनगर की संधि के नाम से कहा जाता है। 1757 में घटित होती है। किसके किसके मध्य घटित होती है? तो सिराजुद्दौला और क्लाइव, ब्रिटिश गवर्नर क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के मध्य अलीनगर की संधि होती है। पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, 1757 में होती है। अंग्रेजों को व्यापार के पुराने अधिकार मिल गए इस संधि के द्वारा, और कोलकाता के किले में किलेबंदी करने की अनुमति मिल गई। इस संधि द्वारा अंग्रेजों को क्या मिला? व्यापार करने की छूट तथा किलेबंदी करने की छूट। मीर जाफर जो था सिराजुद्दौला के समय एक सामंत था, उनका सेनापति या जमींदार या था। उसने फिर विश्वासघात किया और यह अंग्रेजों को गोपनीय सूचनाएं पहुंचाता था। प्लासी के युद्ध में मीर मदान सिराजुद्दौला का सेनापति था, जो शहीद होता है। युद्ध में विजय के उपरांत मीर जाफर ने क्लाइव को बधाई दी थी। प्लासी के युद्ध में क्लाइव जीत जाता है तो मीर जाफर उसको बधाई देता है। और सिराजुद्दौला के विद्रोहियों में कौन कौन शामिल था पूछा जा जाता है। मीर जाफर था, राय दुर्लभ था, जगत सेठ था, उनकी मौसी घसीटी बेगम। 4 लोग थे जो उस समय सिराजुद्दौला को सत्ता से हटाने के लिए विद्रोही गुट में सम्मिलित थे, और ये चारों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य। क्लाइव ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गवर्नर। यह ऐसा युद्ध था जिसकी परिणाम पहले ही सुनिश्चित थे। इतिहासकारों का मानना है कि यह एक ऐसा युद्ध था कि युद्ध से पहले ही पता था कौन जीतेगा कौन हारेगा। प्लासी के युद्ध में क्लाइव की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। उसने ऐसे चाल चली कि वह छोटी सी सेना लेके बड़ी सी सेना को पराजित कर दिया, इनको अटैक किया और 1-2 घंटे में ही मैदान साफ और जीत गया। के.एम. पडिक्कर का कहना है, के.एम. पडिक्कर का कोटेशन है, यह मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लिख सकते हैं प्लासी के युद्ध का महत्व जो भी आए। ये कि प्लासी का युद्ध एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया था। कहने के मतलब था कि बंगाल के कुछ धनी सेठ और मीर जाफर ने पहले ही कूटनीतिक रूप से ऐसी चाल चल दी थी अंग्रेजों के साथ मिलकर कि सिराजुद्दौला की हार सुनिश्चित थी। जीवी मालेसन लिखते हैं, ये ऐसा कोई युद्ध ही नहीं हुआ जिसके तत्कालिक और अस्थायी परिणाम इतने महत्वपूर्ण हुए। कहने के मतलब था महत्वपूर्ण क्यों था? यहीं से तो अंग्रेजों की भारत में नींव मजबूत होने लगी। प्लासी की विजय से ही ब्रिटिश सत्ता ने बंगाल में अपना वर्चस्व स्थापित किया और व्यापारिक लाभ, राजनयिक लाभ स्थापित किए। धीरे धीरे इन्होंने व्यापारिक लाभ को अपने
सामरिक और राजनीतिक लाभ में बदल के सत्ता ही स्थापित करके यहाँ शासन करना शुरू कर दिए। इस युद्ध के पश्चात मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। इसे लालच थी ही पहले से कि हम नवाब बने, तो इस युद्ध के पश्चात कौन नवाब बनता है? मीर जाफर। 1767 में वेरेलस्ट कहता है कि बंगाल समस्त भारत के व्यापार का केंद्र है। वेरेलस्ट कहता है कि बंगाल उस समय 1767 के समय समस्त भारत के व्यापार का केंद्र है, सारा धन यहाँ खींचा चला आता है। 1707 में अंग्रेजों ने मीर जाफर की 1707 नहीं, गलत हो रहा है, 1760 में मीर जाफर की जगह मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाते हैं। मीर जाफर को क्लाइव की कठपुतली कहा जाता है, लेकिन इसको हटाने का कारण था कि जो समझौते हुए थे प्लासी के समय कि हम तुम्हें नवाब बनाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो अंग्रेजों को इसने बहुत बड़े पैमाने पर धन देने का वादा किया था, लेकिन करेगा राजस्व वसूल करने की शक्ति तो कंपनी के पास थी, और राजस्व वसूल कर नहीं पाएगा अगर मीर जाफर, तो उनको पैसा कहाँ से देगा। तो अंग्रेजों ने आरोप लगाया कि जो वादा किए थे धन देने का नहीं दे पा रहे, इसलिए इसने मीर कासिम से वादा किया। मीर कासिम ने भी यही वादा किया कि हाँ, हम आपको बड़े पैमाने पर धन उपलब्ध कराते रहेंगे। कंपनी की शर्तें न मानने की वजह से मीर जाफर को नवाब पद से हटा दिया गया। मीर कासिम नवाब बनने के उपरांत वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव जैसे जिले देना स्वीकार कर लिया। आर्थिक सहायता देने का भी वादा किया। मीर कासिम एक योग्य शासक था। राजधानी को याद रखिए कि पूछा गया कई बार, मुर्शिदाबाद से मुंगेर बिहार में है, मुर्शिदाबाद बंगाल में है, याद रखिएगा। मुंगेर में स्थापित की सेना को यूरोपीय पद्धति से पुनर्गठित करने का प्रयास किया, परंतु एक ही 2 साल बाद मीर कासिम से भी मोह भंग हो जाता है कंपनी का। अब फिर क्या करते हैं, मीर कासिम को हटा के मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना देते हैं। अब जब नवाब पद से छिन जाता है, तब इसने क्या किया कि अंग्रेजों को ही भारत से हटाने का विचार किया, और इसी युद्ध के लिए इसने बक्सर का युद्ध जो होता है 22 अक्टूबर 1764, इसमें मीर कासिम नवाब पद से हटाए जाने के विरोध में था। इसने किया कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला को और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को अपनी तरफ मिला के एक त्रिगुट बनाया, 3 राजाओं का गुट, बंगाल, अवध और दिल्ली। तो एक त्रिगुट बनाता है और ब्रिटिश कंपनी का विरोध करता है, परंतु यह त्रिगुट हार जाता है। याद रखिएगा, जब बक्सर का युद्ध हुआ तो मीर कासिम उस समय नवाब नहीं था। एक बार ये पूछा गया था कि जब बक्सर का युद्ध हुआ तो मीर कासिम कहाँ का नवाब था, तो वह कहीं का नवाब नहीं था, उससे नवाब का पद छीन लिया गया था, और उस पद को छीनने की ही वजह से वह युद्ध करता है। बक्सर ने प्लासी के निर्णय की पक्की मोहर लगा दी। इतिहासकारों का मानना है कि प्लासी की युद्ध तो धोखे से जीता गया था, लेकिन बक्सर का युद्ध जो था वो वास्तविक रूप से एक बड़ी सेना के साथ ब्रिटिश योग्य और कुशल प्रशिक्षित सेना ने युद्ध मैदान में विजय प्राप्त की थी। और बक्सर के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने सुनिश्चित किया कि बंगाल में कोई बहुत योग्य राजा या नवाब नहीं बनाना है, सारी सत्ता अपने केंद्र में अपने हाथों में रखनी है। इस युद्ध में, बक्सर के युद्ध में नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो। प्लासी में कौन था? प्लासी में था क्लाइव, और बक्सर में था हेक्टर मुनरो। याद रखिएगा, पूछ सकता है। युद्ध के पश्चात इलाहाबाद नामक 2 संधियां की गई। जब बक्सर का युद्ध परिणाम निकलता है तो उसके पश्चात क्या होता है, ब्रिटिश सेना विजयी हो जाती है, तो 2 संधियां होती है इलाहाबाद के नाम से। एक संधि होती है दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम के साथ, और दूसरी होती है अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। युद्ध के पश्चात कंपनी ने बंगाल के लिए रजा खां को और बिहार के लिए राजा सिताब राय को उप दीवान बनाया। ये कई बार पूछा गया है, बिहार में खास करके पूछा गया बीपीएससी द्वारा कि बंगाल में कौन नवाब को पुनः दीवान बना और बिहार में। तो बंगाल में रजा खां बने थे और बिहार में राजा सिताब राय। शाह आलम के साथ और अवध के नवाब के साथ ये संधियाँ होती हैं दोनों। ठीक,
शाह आलम ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। अब देखिए सारी सत्ता यहाँ से शुरुआत होती है। राजस्व का एक बहुत बड़ा स्रोत इनको मिल जाता है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे कृषि और छोटे कुटीर शिल्प उद्योग का क्षेत्र था, इनको प्राप्त हो जाता है। कंपनी ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार कर लिया। बक्सर युद्ध से ही मुगल बादशाह अंग्रेजों के अधीन आ जाते हैं। इनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी देते तो उसके बदले 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार करते हैं। कंपनी ने नवाब जो थे अवध के, शुजाउद्दौला से कड़ा और इलाहाबाद जिले लेकर शाह आलम को दे दिए। एक बड़ा क्षेत्र तो ले लिए। अब देखिए एक बड़ा क्षेत्र तो ले लिए, आपसे कौन सा? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। छोटा सा क्षेत्र आज का इलाहाबाद और प्रतापगढ़ का क्षेत्र, कड़ा और प्रयागराज का क्षेत्र इसको दे दिए दिल्ली के नवाब को, अवध से लेके। अब पूरा क्षेत्र इतना कब्जा कर लिए। कड़ा इलाहाबाद लेके शाह आलम को दिए। शुजाउद्दौला को कंपनी ने अवध के राज्य को वापस कर दिया। क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख रुपए जुर्माना शुजाउद्दौला से लिया और एक दूसरे की मदद करने का वादा किया। साथ ही साथ आप देखेंगे जो मीन्स पढ़ेंगे तो अवध के क्षेत्र में इन्होंने किया गया, अवध को बफर राज्य के रूप में यूज करने के लिए यहाँ रेजिडेंस अपना रखा रेजिडेंट, और इनके आंतरिक मामलों में पूर्णतः हस्तक्षेप किया। अवध के राज्य में जो भी नीति निर्माण होता था वह ब्रिटिश कंपनी के हित में ही होता था, तभी वह पास होता था, नहीं तो नकार दिया जाता था। इस युद्ध के पश्चात अंग्रेजी साम्राज्य की नींव बंगाल या भारत में अस्थायी रूप से पड़ी। कुछ लोगों को मानना है कि बंगाल में जीते थे, परंतु कुछ कहना है कि बंगाल तो एक नाम मात्र था, इन्होंने पूरे भारत पे एक तरह से सत्ता स्थापित कर ली। बंगाल में द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ। इसको हम पढ़ेंगे। कई बार पूछा कि बंगाल में द्वैध शासन क्या था, तो द्वैध शासन भारत में आधुनिक काल में 2-3 जगहों पे होता है, परंतु यह द्वैध शासन जब हम पढ़ेंगे तो इसमें था क्या कि राजस्व का अधिकार ब्रिटिश कंपनी के पास था और प्रशासन तथा विदेशी मामले नवाब के पास थे। नवाब क्या था? नाम मात्र का शासक था। नवाब के पास कोई अधिकार नहीं थे, धन नहीं था। कोई भी राज्य संचालित करने के लिए धन की बहुत आवश्यकता होती है। धन के लिए वह ब्रिटिश कंपनी के तरफ मतलब चेहरा देखते रहते थे, कुछ पैसा मिलेगा। और प्रशासनिक कार्य में उत्तरदायित्व तो बहुत होते हैं, राजस्व कार्य में कोई उत्तरदायित्व नहीं था। राजस्व लिए हट गए। फिर विकास कार्य करना है नवाब को करना है, नवाब के पास पैसा नहीं है। इस तरह से द्वैध शासन जो है बहुत खतरनाक था ब्रिटिश बंगाल के लिए। द्वैध शासन को समाप्त कौन करता है? आप लोग कमेंट में बताइए। बंगाल में द्वैध शासन को शुरू किया था क्लाइव ने। ब्रिटिश बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कौन करता है? ये लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बंगाल में द्वैध शासन का तात्पर्य राजनीतिक कार्य, दीवानी तथा सुरक्षा व्यवस्था नवाब के हाथ में थी, राजस्व के समस्त कार्य कंपनी के हाथ में थे। अर्थात एक क्षेत्र में 2-2 रजवाड़े राज्य कर रहे थे। इस तरह से देखेंगे तो बंगाल में अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्थापित की और तत्पश्चात क्रमशः पूरे भारत में सत्ता स्थापित करके एक 200-250 सालों तक भारत में स्पष्ट रूप से शासन किए और जितना हो सका उतना भरपूर दोहन किए। नमस्कार साथियों।